को भूल जाती हूँ मैं। चलो ठीक है बेटा, तो देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो 6 पोस्टुलेट्स हैं। देयर आर 6 पोस्टुलेट्स, एग्जांपल्स वी हैव ऑलरेडी डन। ओके, तो आपको समझ आ जाएगा कि अब ये क्या कहना चाह रहा है। ओके, अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स व्हिच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ आई बात? अब जैसे एक एग्जांपल, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल है NiCN4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना, ये एग्जांपल लिया था हमने। अब मैं तुम्हें फर्स्ट पोस्टुलेट समझाना चाह रही हूँ कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखो क्या बोला था कि इसका एक सेट पैटर्न है, इन एग्जांपल्स को करने का एक सेट पैटर्न है। कैसे करना है तुमने, पहले सेंट्रल एटम निकालना है, उसका एटॉमिक नंबर लिख लेना है इस तरह से, है ना। निकल का एटॉमिक नंबर याद हो चुका होगा आपको, अगर किसी ने एग्जांपल्स प्रैक्टिस किए हैं तो क्या होता है 3D8 4s2, है ना, और 4p0। समझ आ गई बात? अब उसके बाद इसकी हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो x -4 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2 + 4 इज इक्वल्स टू +2। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2 आ गई, है ना। +2 का मतलब क्या है, 3D8 4s0 4p0। बोर होने की जरूरत नहीं है, जिनको आती है, जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है कि हमें ये आ रही है चीज, समझ आ गई। डोंट फील बोर कि हम बोर हो गए हैं, बार बार यही करवाई जा रही है मैडम। 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आना है इस टॉपिक से, समझ आ गई ना बात, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगली भी इक्विवेलेंट इसकी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। समझ आ गई बात? तो इसलिए अब देखो यहाँ पर अगर मैं बनाऊं इसमें ये 3D 4s एंड 4p, ठीक है, 3D 4s 4p, समझ में आ गई बात? अब इसमें D के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप कोई भी एग्जांपल देख लो उठा के, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किसी भी कंपाउंड का कोई भी, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल उठाकर देख लो, उसमें तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जरूर मिलेंगे, है ना। और ये किसके इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है। आ गई ना बात समझ में? तो पहला पोस्टुलेट यही कह रहा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, देखो आयन हो गया ना, ये मेटल की कॉन्फ़िगरेशन थी, आयन की कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो कहता है वेदर इट इज अ मेटल एटम और आयन दैट हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स व्हिच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनकम्प्लीटली फिल्ड है मतलब पूरे के पूरे तो नहीं है ना, यहाँ पे 3D10 कभी भी नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस आइडिया कि 3D10 कभी भी नहीं होगा, है ना। तो पहला पोस्टुलेट बताइए सब, मुझे समझ में आया कि नहीं आया? सहज सहज फर्स्ट पॉइंट बताओ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, समझ आया? यस मैम। आदर्श आपको? मैम मेरे को नहीं आया, एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर दो एक बार। किसको बेटे, शिवम को? यस मैम, रिपीट कर दो एक बार। हाँ देखो मैं ये कह रही हूँ कि तुमने अब काफी सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लिए होंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, ठीक है। परसों तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी एकदम से, तो इसलिए मैं तुम्हें एग्जांपल्स भी नहीं भेज पाई, है ना। तो आज मैं तुम्हें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सारे छांट छांट के ना इनके एग्जांपल्स भेज दूंगी, ठीक है। और पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन भी भेज दूंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर के। तो तुम उसमें देखना जितने भी एग्जांपल्स तुम्हें मिले, पहले तो ये वाले करना नोट्स वाले, फिर एनसीईआरटी वाले करना। वैसे एनसीईआरटी वाले इसमें कवर हो ही गए होंगे, है ना, मोस्टली। और तुम उसके बाद करना वो प्रीवियस 10 इयर्स के एग्जांपल्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो तुम उसमें ये देखना कि कोई भी आपका एग्जांपल है उसमें मेटल के जो क्या है ऑर्बिटल्स हैं। सिर्फ मैं मेटल की बात कर रही हूँ, अभी लिगेंड की बात मैंने यहाँ पे नहीं की है। लिगेंड तो अपने जो भी खाली बचेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ना मेटल को। ये बात समझ में आ रही है तेरे को शिवम? ठीक है, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है सिर्फ कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस में, और मतलब सेंट्रल मेटल एटम के पास कभी भी जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कभी भी फुली फिल्ड नहीं होंगे। फुली फिल्ड का मतलब क्या है, मेटल का कौन सा ऑर्बिटल है यहाँ पे, डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं ना। तो डी ऑर्बिटल आप देखोगे कि कभी भी फुली फिल्ड नहीं होगा। समझ आ गई अब ये बात? अब बता शिवम, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम, आ गई। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, हम एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं इसमें, ठीक है। मैं इसको भी इरेज नहीं कर रही हूँ अभी,
क्योंकि यहाँ पर क्या है 3D8 कन्फिग्रेशन थी। क्या कन्फिग्रेशन थी बेटा? 3D8। फुली फिल्ड क्या होती है कन्फिग्रेशन? 3D10। तो कहते हैं 3D10 कभी भी नहीं होगा, है ना? समझ आगे बात, क्योंकि 3D10 हो गया इसका मतलब क्या है कि मेटल को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही नहीं है ना? मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे आयरन का कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, निकल को छोड़ के। आयरन वाटर 6, आयरन वाटर 6, ठीक है, आयरन वाटर 6, 3 पॉजिटिव। समझ में आ गई बातें? तो अब देखो आयरन मैंने ले लिया, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 26, है ना? और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3D6 4s2 4p0। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? ओके, अब तो समझ में आना चाहिए। अब आयरन की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं इस कॉम्प्लेक्स में, तो आएगी +3। ओके, +3 का मतलब क्या है? 3D5 4s0 4p0, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, तो कितना रह गया? 3D5। ओके, तो अब मैं अगर इसको बनाऊं यहाँ पर 3D 4s 4p, है ना? तो देखिए 3D 4s 4p, तो 3D के कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। तो आप देख रहे हो शिवम यहाँ पे स्टिल 3D के पास कितने हैं? 5 है। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बोलो। यस मैम, नहीं है। है ना? तो पहला पोस्टुलेट यही है इसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि central metal atom or ion have incompletely filled d orbitals which contain unpaired electrons। ठीक है बच्चे? अच्छा, अभी कौन कौन आया है? आर्यन, ये कौन सा आर्यन है बेटा? अनम्यूट करके बताओ। अभी किसी बच्चे ने आर्यन के नाम से लॉगिन किया है, मुझे अनम्यूट करके बताओ। आर्यन, नहीं तो मैं इसको रिमूव कर दूंगी, बताइए जल्दी से। नहीं तो वीडियो ऑन करके दिखा दो। आर्यन, आर्यन, चल वेटिंग रूम में। और विशु, विशु भी आया था अभी। विशु, अनम्यूट करो, एक बार बताओ मुझे। विशु, आवाज नहीं आई बेटा तेरी मुझे। यस मैम। हाँ ठीक है, हेलो। चलो। हाँ हाँ ठीक है विशु, सुन गया मेरे को। चलिए अब सेकंड पोस्टुलेट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? पहला पोस्टुलेट आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है? समटाइम्स these unpaired electrons, sometimes these unpaired electrons, ठीक है, that is n-1। अब देखो ये तुम्हें समझ में आती है इसकी बात के नहीं, कि अगर मैं आयरन की कन्फिग्रेशन देखूं तो क्या होगी? 3D6 4s2। बताओ ये आयरन की कन्फिग्रेशन है कि नहीं? तो अगर मैं इसको क्या बोलती हूँ? ns, तो मेरे पास 3 क्या हो जाएगा? n-1d, है कि नहीं? बोलो। जब भी हम d ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ns2 और d12 10, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो मतलब जब भी ये बात कर रहा है n-1d की, तो इसका मतलब ये 3D की बात कर रहा है ना? n-1d की बात कर रहा है तो 3D की बात कर रहा है ना? समझ में आ गई बात? तो क्या है सेकंड इसका पोस्टुलेट? कि sometimes these unpaired electrons present in n-1d orbitals get paired before forming bond, okay, with the ligand, है ना? अब देखो, अब सपोज यहाँ पर मैं क्या बोलूं? मैं यहाँ पर अमोनिया बोल देती हूँ वाटर की बजाय, है ना? ये एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कि मैंने वाटर की बजाय मैंने क्या ले लिया बेटा? अमोनिया ले लिया। एग्जाम्पल समझ रहे हो? लिगेंड मैंने क्या ले लिया? एक मिनट बेटा रुकना जरा। श्री, बेटे शोर क्यों मचा रहे हो आप? चुप 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 चुप।
बताना है। पागल सी। हाँ जी बेटा, देखिए अगर मैं यहाँ पर आयरन अमोनिया 6,3 पॉजिटिव का एग्जांपल लूं, तब भी अमोनिया क्या है तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड, तब भी अमोनिया क्या है न्यूट्रल लिगेंड, आयरन का ये सेम रहेगा, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी। तो अब अगर मैं बात करती हूँ इस एग्जांपल को आगे, ठीक है, इस एग्जांपल की मैं आगे बात करती हूँ, तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर बताएगा कोई मुझे अगले स्टेप में मुझे क्या करना चाहिए। दिस इज अगेन 3D, दिस इज 4S, दिस इज 4P। स्वाति, हाँ जी, अब बताइए आप मुझे नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना चाहिए इस एग्जांपल के लिए। स्वाति, यस मैम। क्या करूं मैं अब इस स्टेप में आगे इस एग्जांपल के लिए जो मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे। योगांशु, यस मैम। क्या करूं मैं अब इस एग्जांपल में आगे, बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। 3 वो डी के भर दो। बैक पेयरिंग कराएगा। वेरी गुड योगांशु, मुझे बैक पेयरिंग करवानी पड़ेगी ना बेटा। हाँ तो 3 बैग के एक मिनट, ये यूनिक के नाम से किसने किया है लॉगिन, जरा अनम्यूट करके बताएं। हेलो ये मैम कोई क्या और कह रहे हो? एक मिनट, ये कोई और भी तेरे नाम से कर रहा था। चलो ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, ये अब कितने लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं, है ना, 6 लिगेंड्स आर देयर। तो जब लिगेंड्स 6 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन या तो क्या रहती है, D2sp3 या sp3d2, है ना। अगर D2sp3 रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर ये वाली रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। अब अगर आप, अब ये कौन डिसाइड करता है, आपका लिगेंड, है ना, कि लिगेंड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ये बात समझ में आ रही है इशिका, आपको समझ में आ रही है बात इशिका? हाँ जी मैम। हाँ, ये आ रहा है ना समझ में तुम्हें? यस मैम। हाँ, तो देखिए यहाँ से क्या करोगे बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पीछे बैक पेयर हो जाएंगे। व्हाई? बिकॉज अमोनिया क्या है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये 2 पीछे बैक पेयर कर गए, तो आपको 1 2 3 4 5 6, तो यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, D2sp3, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया आपका, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। समझ में आ गई? तो आपका जो सेकंड पोस्टुलेट है वो यही है कि समटाइम्स अगर यहाँ पर वाटर होता, हाँ जी ध्यान देंगे इस बात पे, अगर यहाँ वाटर होता तो ये बैक पेयरिंग नहीं होनी थी, है ना। व्हाई? बिकॉज वाटर इज अ वीक लिगेंड। लेकिन मैंने तभी चेंज कर दिया एग्जाम्पल, वाटर की जगह अमोनिया ले लिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब क्या है कि पीछे जगह भी है बैक पेयरिंग की, है ना, और रीजन भी है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पीछे बैक पेयर कर जाएंगे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो इसलिए सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, समटाइम्स दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड बिफोर फॉर्मिंग बॉन्ड, है ना। बॉन्ड बनाने से पहले, अब ये जो मैंने क्रॉस क्रॉस लगाए ये किसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। समझ में आ रही है ना बात? ये लिगेंड ने, एक लिगेंड ने मतलब एक अमोनिया ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है मेटल को, लेकिन उससे पहले क्या हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स की बैक पेयरिंग हो गई, है ना। तो सेकंड पोस्टुलेट इज दिस वन। नाउ अब थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि लिगेंड शुड हैव एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब लिगेंड आपका चाहे अमोनिया है उसके पास भी एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, लोन पेयर। चाहे आपका वाटर है उसके पास भी, कह रहा है कि ज्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए, है ना। साइनाइड है उसके पास भी एटलीस्ट 1 लोन पेयर होता है। मतलब जितने भी लिगेंड्स हैं आपके पास, आप कितने भी लिगेंड्स जितने भी आप मान सकते हो, हैलोजेंस हैं, हैलोजन को मैं इन जनरल एक्स मान रही हूँ, और हैलोजन के पास कितने लोन पेयर्स होते हैं, 3 लोन पेयर्स होते हैं। समझ में आई ना बात? इज दैट क्लियर? तो कह रहा है कि जितने भी लिगेंड्स हैं उनके पास एटलीस्ट 1
लोन पेयर होना चाहिए ताकि वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, ठीक है, और मेटल के साथ बॉन्ड बना सके। बोलो आगे बात समझ में, ये यूनिक आ रही है चीज समझ में? यूनिक? यस मैम। हाँ ठीक है। अब ये तुम्हारा तीन पोस्टुलेट्स आपके कवर हो चुके हैं। अगर तीन में से किसी भी बच्चे को कोई भी पोस्टुलेट समझ ना आया हो तो प्लीज मुझे बताएं। ये वाला एक बार और समझाना। ये थर्ड वाला, हाँ। ये तो बहुत इजी है। ये कह रहा है कि यहाँ पर मेटल को बेसिक फंडा क्या है कि मेटल को लिगेंड इलेक्ट्रॉन देने होते हैं सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है। अब अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं जो तुम्हारे सामने ये लिखा पड़ा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रखा है, ये क्या है तुम्हारी मेटल और ये तुम्हारा क्या है लिगेंड, है ना। तो लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और मेटल तुम्हारी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। समझ में आई? तो बेसिक फंडा बस इसका यही है थ्योरी का कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो अगर लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन देने हैं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए, है ना। और एक लिगेंड के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए, एक लिगेंड के पास एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए। तुम चाहे पूरी थ्योरी में कोई भी कॉम्प्लेक्स उठा के देख लो, कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पूरे चैप्टर में, और उसमें लिगेंड्स को ऑब्जर्व करो तो किस सब लिगेंड्स के पास एटलीस्ट वन लोन पेयर होगा ही होगा। समझ में आई? वन लोन पेयर है तभी वो लिगेंड की तरह बिहेव भी कर रहा है। अब बताओ समझ में आया सबको कि नहीं? हाँ जी, गया। यस चलो मैम। अब आ गया समझ। फोर्थ पोस्टुलेट देखिए। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, फोर्थ पोस्टुलेट कहता है कि हाँ, अब जैसे ये है आयरन है, कितने अमोनिया लगे हुए हैं बेटा, 6 अमोनिया लगे हुए हैं, इस तरह से 6 अमोनिया लगे हुए हैं, है ना, 6 अमोनिया, 6 अमोनिया। अब एक नाइट्रोजन के पास एटलीस्ट क्या है, एक लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे मेटल को डोनेट कर रहा है ना। तभी तो मेटल और लिगेंड के बीच में ये क्या है आपके, दीज अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर योर व्हाट लिगेंड्स, है ना। और इस तरह से बनता है इनके बीच में बॉन्ड। ये जो आपके अमोनिया है ये लिगेंड्स हैं और ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि जो बॉन्ड है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में वो प्योरली कोवलेंट है। एक्चुअली बॉन्ड तो हम क्या बोलते हैं, स्पेशली कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, लेकिन आजकल एनसीईआरटी लेकिन एनसीईआरटी ने अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फंडा ना खत्म कर दिया, समझ रहे हो। अब वो इसको भी कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में कंसिडर करता है। समझ में आई? पहले कोवलेंट और कोऑर्डिनेट को एनसीईआरटी अलग अलग पढ़ाती थी, लेकिन अब उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फंडा खत्म कर दिया है और कोऑर्डिनेट को वो कोवलेंट बॉन्ड ही है। समझ में आई बात? कैसे कहती है वो भी सुन लो ध्यान से, ठीक है। कैसे कहती है, अब ध्यान देंगे इस बात की तरफ। होता क्या है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर सपोज दो एटम्स हैं, एक इसके पास है इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो क्या होता है, दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं और बॉन्ड बन जाता है ना। और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। जो कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग से बनता है, ठीक है। अब लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कैसे दिखाते हैं कि ये दो एटम्स हैं, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ऑब्वियसली दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब कोवलेंट के अंदर तो क्या होता था, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, शेयर कर लिया। वही बात है, 5 रुपीज की 10 रुपीज की आइसक्रीम खानी है ना। इसने भी क्या किया, 5 रुपीज है इसके पास भी 5 रुपीज है, तो दोनों ने कॉन्ट्री करके 10 रुपए की आइसक्रीम परचेज कर ली और आधी आधी खा ली। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर पहले एनसीईआरटी क्या बोलती थी कि 10 के 10 रुपए जो है वो एक के पास ही है ना। लेकिन आइसक्रीम अभी भी दोनों को खानी है, तो यही बंदा खरीदेगा और दोनों मिलके खा लेंगे आपस में, ठीक है। तो पहले मतलब बॉन्ड तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन ही बनेगा 2 एटम के बीच में, है ना। तो लेकिन ऐसे दिखा देते थे बस
कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे दिखा देते थे, ये डोनर एटम हो गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन है लेना है। लेकिन अब क्या दिखाती है एनसीईआरटी, अब वो ध्यान देंगे बात, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना कह के एक स्पेशल केस कह देती है कोवलेंट बॉन्ड का। कैसे? अब सपोज इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये मैंने 11th में तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब करवाए थे केमिकल बॉन्डिंग में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और वो सब तब बताई थी ये बात। अब ध्यान तो दी नहीं होगी किसी ने, है ना, 11th में मस्ती करके पढ़ते 11th याद मत दिलाओ मैम। दोबारा सुन लो इस बात को, अब दोबारा सुन लो इस बात को कि अब क्या कहती है एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, कैसे वो कोवलेंट बॉन्ड है। अब वो क्या कहती है कि ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया और वो बी को दे दिया, समझ रहे हो। अब ये दिखाती है एनसीईआरटी कि भाई ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन थे, अब ए ने क्या किया, बी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जिसने दिया उसके ऊपर क्या एनसीईआरटी दिखाती है, डेल्टा, पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कह लो, है ना। और जिसने लिया उसके ऊपर दिखाते हैं नेगेटिव चार्ज, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव फिर भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना। तो चार्जेस का अगेन कोई मतलब नहीं रह जाता और यहाँ पर बॉन्ड इस तरह से दिखा देती है। तो अब ये इस तरह से स्पेशल केस दिखाती है करके एनसीईआरटी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फंडा खत्म कर दिया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसी कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। एक स्पेशल केस बना दिया कोवलेंट बॉन्ड का कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। कैसे? ये वाला केस हटा के, मतलब बस प्रेजेंटेशन का फर्क है बेटा और कुछ भी नहीं है, कि ये कॉन्सेप्ट हटा के इस कॉन्सेप्ट को मानती है, ठीक है। तो अब फोर्थ पोस्टुलेट क्या था, क्योंकि तुम फिर कंफ्यूज करोगे कि उसमें कोवलेंट बॉन्ड ऑब्लिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके लिखा हुआ है। तो फोर्थ पोस्टुलेट क्या है कि बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड इज प्योरली कोवलेंट, और ब्रैकेट में लिख देता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड है वो क्या है, प्योरली कोवलेंट है, ये थ्योरी ये बोलती है। इज दैट क्लियर? और कोवलेंट के ब्रैकेट में डाल दिया उसने कोऑर्डिनेट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब फिफ्थ पोस्टुलेट देखो इसका, फिफ्थ पोस्टुलेट, ये बात आई सबको समझ में जो मैंने बताई है तुम्हें, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली, बताइए शिवम। यस मैम। यस मैम। शिवम, सहज, मैम ये दोनों तो अलग होते हैं ना, Yes, ma'am. कोऑर्डिनेट कोवलेंट, तो उसको अलग तो होते हैं, अलग तो होते हैं, लेकिन अब तेरे को पूरी एनसीईआरटी में चाहे 11th की है चाहे 12th की है, कहीं पे भी तेरे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग से नहीं मिलेगा ऐसे, ठीक है। कभी भी अब ऐसे नहीं मिलेगा, इस तरह से नहीं दिखाया हुआ मिलेगा ना, तो मैं वो कह रही हूँ। अब ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव, जिसने लिया नेगेटिव। अब ये वाला फंडा एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन समझा दिया मैंने तुम्हें कि भाई कैसे ये डिफरेंस कैसे है, तो इसलिए ये कि बेसिक तो जानना जरूरी है ना कि भाई कैसे है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पोस्टुलेट देखो। अब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड क्या होते हैं, बताओ, कौन बताएगा। यूनिक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें 8 होते हैं। 8, वेरी गुड, झक मार रही हूँ मैं पिछले 5 दिनों से। आवाज कट कट। इशिका तुम बताओ, क्वेश्चन क्या था मैम? ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोई भी बताओ, आदर्श। 6 लिगेंड होते हैं और एक मेटल एटम से कनेक्ट होता है, एटम या आयन। 6 लिगेंड होते हैं। ऑक्टा का मतलब यूनिक यहाँ पे 8 से नहीं है, वैसे ऑक्टा का मतलब 8 होता है, लेकिन मैंने तुम्हें तब भी बताया था जब ये एक नाम बोला था शुरू में पहली बार कि यहाँ पे तुमने ऑक्टा में 8 से कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है कि लिगेंड कितने लगे हुए हैं, 6 लगे हुए हैं, समझ में आई। मतलब एक लिगेंड के पास 6 डोनर एटम्स हैं, ये भी कह सकते हो इस बात को, ज्यादा एप्रोप्रिएट यही होगा। लिगेंड 6 नहीं लगे हुए, जो लिगेंड्स के अंदर है ना, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे इस बात में। दोबारा से मैं एक चीज और बताऊंगी कि लिगेंड्स के अंदर 6 डोनर एटम्स हैं, है ना। ये मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल का मतलब कि जैसे CO अमोनिया 6, समझ में आ गई बात, 3 पॉजिटिव। क्लियर हो रही है कि नहीं बात ये, या Fe कह लो, Fe कह लो, यहाँ पे एक ही बात है। वैसे जनरल एग्जांपल ले रही हूँ मैं तुम्हारे लिए,
Fe अमोनिया 6 3 पॉजिटिव, तो कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं, कितने डोनर एटम्स है लिगेंड के पास, एक अमोनिया के पास एक डोनर एटम है, तो 6 के पास कितने डोनर एटम होंगे 6। तो यहाँ पर अगर हम देखें आयरन के पास कितने अमोनिया लगे हुए हैं, 6 अमोनिया लगे हुए हैं। तो यूनिक ये मतलब होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का या कंपाउंड्स का। ओक्टा ओक्टा समझ सुनना में आई, था समझ में आई तेरे को बात। मेरे को ओक्टा था। ऑक्टा का मतलब 8 जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का मतलब होता है 6 लिगेंड्स लगा होना, ठीक है, मतलब 6 डोनर एटम्स होना। यूनिक तेरी आवाज नहीं आ रही मेरे को। मैं कह रहा हूँ मेरे को ओक्टा ओक्टा सुना था तब। अच्छा अच्छा, चल अब वैसे क्लियर हो गया ठीक। ना सबको ये कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें 6 डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है कि या तो हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3 या हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, है ना। अगर तो बैक पेयरिंग हो जाती है या अंदर वाले d ऑर्बिटल्स खाली मिल जाते हैं, है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और अगर बैक पेयरिंग नहीं होती, ठीक है, या वो खाली नहीं होते, मतलब आउटर ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d2, तो इसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बताओ आया समझ में ये, बोलो। इनर Yes, बनेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की प्रेजेंस में और Yes, आउटर ma'am. बनेंगे वीक लिगेंड्स की प्रेजेंस में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में बैक पेयरिंग हो जाती है ना, और डी मोस्टली आपको खाली मिल जाते हैं। लेकिन sp3d2 मतलब वीक लिगेंड की प्रेजेंस में बन रहा है, वीक मतलब कि वो बैक पेयरिंग नहीं करवा सकते, तो आउटर डी ऑर्बिटल्स ही आपको यूज करने पड़ते हैं। हुआ क्लियर कुछ? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो अब अगर आप पांचवा वो पढ़ोगे ना, पोस्टुलेट, 5th पोस्टुलेट, तो यही सब बता रखा है इसके बारे में, ठीक है, एग्जाम्पल ले रखा है और सब एग्जाम्पल्स वगैरह लेके बता रखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब 6th पोस्टुलेट, लास्ट पोस्टुलेट, अगर मैं बात करूं, लास्ट पोस्टुलेट की अगर मैं बात करूं, लास्ट पोस्टुलेट में क्या कहता है, देखो अभी तो बात कर रहा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, और अभी बात कर रहा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, या फिर किसकी, स्क्वायर प्लेनर की। मतलब अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या हुआ कि 4 डोनर एटम्स हैं जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, है ना, तो या तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 या होगी dsp2, ठीक है। हाँ जी काजल, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, हाँ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में, तो ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, मन, क्वेश्चन रिपीट करना मैम एक बार। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपके पास मेटल है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ज्योमेट्री का नाम क्या होगा कंपाउंड की, युगांशु? Square planar. फिर तेरा Ma'am, टेट्राहेड्रल, tetrahedral. Tetrahedral है. मैं भी यही कहने वाली थी अभी। टेट्राहेड्रल, और अगर होगा dsp2 तो होगा स्क्वायर प्लेनर। Planar. मैं समझ भी आ बस गई? यही कहने वाली थी अभी। हाँ, बस तुम तो मुंह में बर्फ जम जाती है सच्ची। तुम्हारे जब तुम बोलने लगते हो, है ना। अरे फिर सच्ची एक का तो सच्ची। ठीक था मैम, मेरा एक का तो ठीक था, मानते होगे। तो एक का ठीक है, जब तू उसका गलत बोल रहा है तो इसका मतलब उसका तू टेट्राहेड्रल बोलता तो वो भी गलत होता। मैंने DSP2 का ही बोला था। अच्छा चल, मेरे समझने में गलती रह गई होगी फिर, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल शेप जब भी बनाते हैं तो बेटा ऐसी बनाते हैं, है ना, इस तरह से बनाते हैं टेट्राहेड्रल शेप, देखिए। और जब स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं तो स्क्वायर प्लेनर इस तरह से बनाते हैं, है ना। स्क्वायर का मतलब समझ ही गए होंगे, और प्लेनर जब स्क्वायर होता है तो
एक प्लेन में होते हैं सारे के सारे, मेटल भी और लिगेंड भी। ये देखिए, ये सारे मेटल और लिगेंड्स ऑल विल बी इन वन प्लेन। इज दैट क्लियर? सो अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कैन बी sp3 एंड dsp2। ये बात आप अच्छे से ध्यान करेंगे। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगी, है ना? स्क्वायर प्लेनर है, बस होने बता। क्या तो लॉगिन करोगे 240। क्या तो दोबारा एक मिनट। अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर, और अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगी तो शेप विल बी लाइक दिस, और अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो शेप विल बी लाइक दिस। समझ में आ गई? ठीक है बेटा, तो ये आपके सारे पोस्टुलेट्स 6 के 6 कवर हो गए हैं। अब ये बताओ, किसी को कोई दिक्कत है किसी पोस्टुलेट में? लवेश, लोकेश? नो मैम। नो मैम। सारे आगे पोस्टुलेट समझ में? यस हाँ मैम। जी। यूनिक तेरे को यस यस मैम। मैम। आज बेटा एग्जांपल भेजूंगी मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। और जिस बच्चे ने भी मुझे वो वापस करके नहीं भेजे ना, तो उसके मैं पापा से बात करूंगी। ठीक है? सही भेजो, गलत भेजो, और फिर मैं खुद सॉल्व करके उनके आंसर्स तुम्हें भेजूंगी, तो तुम खुद क्रॉस चेक करना। ठीक है? अच्छा, अब आगे हम शुरू करेंगे। अच्छा, एक बात और बतानी है इसमें, चलो दोबारा लॉग इन कर लो फिर। ठीक है? सेम लिंक पे। नहीं सेम लिंक पे नहीं, लिंक भेजो। लिंक भेज रहे हैं सर। ठीक है, याद दिलवा दिया करो। अब इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है? और उसके पोस्टुलेट्स में। अब हम स्टार्ट कर लें वो। अच्छा, एक चीज और बतानी थी मैंने तुम्हें, एक चीज और बतानी थी, देखो ध्यान से। ठीक है? क्योंकि वो अभी वैसे आगे भी आएगी वो चीज, लेकिन एक बार और बता देती हूँ मैं तुम्हें। अब देखो, जैसे मान लो ये d ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, है ना? ये मेटल के d ऑर्बिटल्स हैं, समझ रहे हो? 3d मान लेते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं, एक टर्म आएगी और तुम्हारे पास यहाँ पे, अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है बस तुम्हारा वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है? तो एक टर्म आएगी तुम्हारे पास, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो बस ये बात याद रखना, कंपैरेटिव टर्म्स हैं ये। क्या है? कंपैरेटिव टर्म। जैसे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ना? जैसे मैं बोल दूं कि ये लाइन लंबी है, तो अब ये इसके सामने क्या होगी? लाइन छोटी हो गई, तो है ना? रिलेटिव वो है ना स्टडी है। तो इसी तरह से ये दोनों चीजें जो है वो भी एक रिलेटिव टर्म्स है, मतलब कंपैरेटिव टर्म्स हैं। ठीक है? तो अब देखो, अगर मैं बात करूं एक कंपैरिजन की, कि भाई एक तो कंपाउंड तुम्हारा इस तरह से है, और एक कंपाउंड तुम्हारा मैं बोल रही हूँ इस तरह से। ठीक है जी? मतलब डी की कॉन्फ़िगरेशन है, D5 है और ये D8 है। तो इसमें तुम्हें सिंगल जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, वो इसमें ज्यादा मिल रहे हैं कि इसमें ज्यादा मिल रहे हैं? ऊपर वाले इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें, है ना? इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बोलो। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होते हैं तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कंपाउंड या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर ये वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम है ना? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी ये सबको बात समझ में? बोलो। यस मैम। आई ये बात सबको समझ में कि नहीं? यस मैम। हाँ ठीक है। Yes, अगर ma'am. अनपेड, बेटा जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, और जिसमें ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली कम होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। और ठीक है? ना अनपेड तो सुन तो ले। हाँ, तो वो लो स्पिन में आएगा ना, वो लो स्पिन में आ जाएगा तेरा, है ना? क्योंकि दूसरे वाले में कम से कम एक अनपेड तो होगा ना, एक में नहीं है बिल्कुल भी। तो जिसमें एटलीस्ट एक भी अनपेड है तो वो क्या हो गया? वो हाई स्पिन हो गया, और दूसरा उसके कंपैरिजन में क्या हो गया? लो स्पिन हो गया। ठीक है? यस मैम। हाँ, तो अब देखो,
अब ये दोनों कंडीशन, अब मैं तुम्हें अगर एक बात कहूं कि एक मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक मेरे पास वीक लिगेंड है ना? पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर देते हैं। क्या कह रहा है, दोबारा बोल। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर देते हैं। हाँ ऑब्वियसली, तभी तो वो एक्साइट नहीं कर पाते ना लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तभी वो एक्साइट नहीं कर पाते और फिर वो कलर शो नहीं करते। ठीक है, अच्छा अब देखो, मैं ये कह रही हूँ कि एक तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक तुम्हारे पास वीक लिगेंड है, तो तुम मुझे सोच के बताओ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब अगर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो हाई स्पिन बनाएगा कि लो स्पिन बनाएगा, सोच के बताओ। लो 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 वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो क्या करा देगा, बैक पेयरिंग करवा देगा इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, बैक पेयरिंग करवा देगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही पेयरिंग शुरू होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है, संख्या है, वो कम हो जाएगी, है ना, और कंपाउंड कैसा बन जाएगा, लो स्पिन। यानी अगर मैं कंपैरिजन में बात करूं तो आपके जो वीक लिगेंड्स हैं, वीक लिगेंड्स पेयरिंग नहीं करवाएंगे बैक पेयरिंग, तो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो वीक लिगेंड्स हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब बताइए, किसी को कोई डाउट है इस बात में? इशिका, यस मैम। कोई डाउट है इस बात में? नहीं मैम। आ गया ना समझ में अच्छे से? हाँ जी। स्वाति, आ गया मैम। काजल, आ गया समझ। सहज, नैन्सी, आ गया। यस मैम आ गया। ठीक है ठीक है। अब ये एक बात और बतानी थी इसमें, अब ये बताओ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अभी शुरू करूं या कल शुरू करूं? कल। मर्जी है, की मर्जी। मर्जी नहीं, तुम बताओ जल्दी से मुझे सोच के। हमें कोई कल, आपत्ति नहीं पूरी है। खत्म हो गई। हाँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो गई है। अब इसके एग्जांपल्स मैं अभी भेज दूंगी तुम्हें, जो तुम्हें करने हैं इंडिविजुअली लिख लिख के, अलग से निकाल के, तो वो तुम मुझे इवनिंग तक भेज दोगे सारे, और फिर मैं उनके सोल्यूशन भी भेज दूंगी तुम्हें। ठीक है, कल तो लेकर तुम क्रॉस चेक करना कि तुमने वो पांच चीजें, नेमिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, डाइपोल, वो मैग्नेटिक बिहेवियर और मैग्नेटिक मूवमेंट, 5 चीजें हर एक एग्जाम्पल की सही निकाल रखी है कि नहीं। ओके मैम। ठीक है, तो कल फिर करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंटिन्यू। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक बेटा अपना चैप्टर अच्छे से पूरा करके रखना, और इसकी लिमिटेशन पढ़ लेना एक बार, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की छोटी छोटी सी हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं समझ में आएगी तो पूछ लेना। तो टुमारो वी विल स्टार्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, बस 3 पेजेस रह गए हैं इस चैप्टर के, रेस्ट योर चैप्टर इज फिनिश्ड। और मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर्स के भेज दूंगी 10 ईयर, तो वो भी तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जो भी डाउट आए वो तुम पूछ लेना। यस मैम। और कोई भी क्वेश्चन तुम्हें कौन सा नहीं करना है इस चैप्टर में, आइसोमेरिज्म का, चाहे वो आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो चाहे स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो, सिलेबस में नहीं है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं करना। ठीक है, रेस्ट आपने सारे करने हैं। ओके मैम। चलो ठीक है बेटा, फिर ओके।